नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। रावण दहन कार्यक्रम में पीएम मोदी बोले, अयोध्या में भगवान श्री राम बस आने ही वाले हैं। जी हां दोस्तों, देश भर में मंगलवार को दशहरा का पर्व मनाया गया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 पहुंचे, जहां वह रावण दहन कार्यक्रम में शामिल हुए। द्वारका पहुंचे पीएम मोदी ने सबसे पहले पूजा अर्चना की। वह मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने लोगों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा मंदिर सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। जल्द ही राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति विराजमान होगी। आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। अयोध्या की अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गूंजने वाला हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश राजस्थान में टिकट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में हुई कलह है। कमलनाथ के आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इसी बीच कांग्रेस और बीजेपी वर्करों का विरोध प्रदर्शन भी पिछले कई दिनों से जारी है। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं और नेताओं के समर्थक अपने नेताओं को टिकट नहीं देने पर नाराजगी जता रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ के आवास के बाहर तो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई सीटों पर उम्मीदवारों को बदलने को लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करा। हुजूर सीट से उन्होंने उम्मीदवार बदलने की मांग की। पार्टी ने यहां से नरेश ज्ञानचंदानी को मैदान में उतारा है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता विष्णु विश्वकर्मा ने बताया कि टिकट सर्वे के आधार पर नहीं दिया गया है। राजस्थान में दोस्तों, बीजेपी की दूसरी लिस्ट आने के बाद समर्थकों और टिकट की दावेदारी कर रहे लोगों ने राजसमंद, उदयपुर, कोटा और श्रीगंगानगर सहित कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए। राजसमंद की कुंभलगढ़ सीट से बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह राठौड़ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा गया कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। वहीं दोस्तों, इसके अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई और विधायकों ने भी और उनके समर्थकों ने प्रदर्शन किए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। 2024 से पहले भावनाएं भड़काकर वोट हासिल करने वालों से रहे आगाह, मोहन भागवत ने कहा। जी हां दोस्तों, दरअसल कल संघ ने विजयदशमी का उत्सव नागपुर में आयोजित किया। इस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर में हुई जातीय हिंसा पर पूछा कि क्या हिंसा में सीमा पार के उग्रवादी शामिल थे। नागपुर में आरएसएस की दशहरा रैली को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि मेहनती और कुकी समुदाय के लोग कई वर्षों से साथ रहते आ रहे हैं। अचानक उनके बीच हिंसा कैसे भड़क गई। संघर्ष से बाहरी ताकतों को फायदा होता है, क्या बाहरी कारक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन तक मणिपुर में थे। वास्तव में संघर्ष को किसने बढ़ावा दिया। यह हिंसा हो नहीं रही है, इसे कराया जा रहा है। आरएसएस प्रमुख ने लोगों से देश की एकता, अखंडता, पहचान और विकास को ध्यान में रखते हुए मतदान करने का आग्रह भी किया। उन्होंने इस दौरान G20 सम्मेलन का भी जिक्र किया। मोहन भागवत ने कहा कि भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले प्रतिनिधियों ने हमारे देश की विविधता में एकता का अनुभव किया। उन्होंने कहा कि समस्याओं को सुलझाने के लिए दुनिया भारत की ओर देख रही है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मणिपुर हिंसा को 175 दिन हुए पूरे। कांग्रेस बोली, जिम्मेदारी से बच नहीं सकते प्रधानमंत्री मोदी, पूछे कई सवाल। जी हां दोस्तों, मणिपुर में इस साल 3 मई को मैतई और कुकी समुदाय के बीच में जातीय हिंसा भड़क गई थी। हिंसा के मंगलवार यानी कि 24 अक्टूबर को 175 दिन पूरे हो गए थे। इसे लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि मणिपुर और पूरे पूर्वोत्तर के लोग करीबी से देख रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री ने मणिपुर राज्य को ऐसे समय में छोड़ दिया है जब उनके हस्तक्षेप की सबसे ज्यादा जरूरत थी। जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी राज्य के संकट को पूरी तरह से नजरअंदाज करके जवाबदेही और जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। मणिपुर में हिंसा भड़कने और राज्य में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आज 175वां दिन है। कांग्रेस नेता ने पूछा कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर के मुख्यमंत्री और विधायकों से मुलाकात क्यों नहीं की, जबकि इनमें से ज्यादातर नेता उनकी अपनी ही पार्टी के हैं या उनकी पार्टी के सहयोगी हैं। वहीं उन्होंने पूछा कि संसद में मणिपुर का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्रीय विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री से क्यों मुलाकात नहीं की। जयराम रमेश ने यह भी पूछा कि सभी विषयों पर उपदेश देने वाले प्रधानमंत्री मणिपुर पर सार्वजनिक रूप से 4-5 मिनट से अधिक क्यों नहीं बोल पाते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। ओबामा बोले, गाजा में इजरायली कार्रवाई से कट्टरपंथ और बढ़ेगा। कहा, इजरायल को अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार, हमास को खत्म करना होगा। जी हां दोस्तों, इजरायल और हमास के बीच जंग जारी है। इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का एक लंबा बयान सामने आया है। करीब 1000 शब्दों के इस बयान में ओबामा ने हमास के हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि इजरायल को अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है, हमास को खत्म करना होगा। वहीं ओबामा ने इजरायल को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि एक बड़ी आबादी के भोजन, पानी और बिजली की सप्लाई बंद करना इस मानवीय संकट को और बढ़ाएगी। फिलिस्तीन की आने वाली पीढ़ियां ज्यादा कट्टर होंगी और इससे ग्लोबल लेवल पर इजरायल का सपोर्ट कम होगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस तरह की कार्रवाई इजरायल को आगे जाके भारी पड़ सकती है या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। जिहाद का नारा हमें बर्दाश्त नहीं, ऋषि सुनक ने चेतावनी दी। कहा, पुलिस जरूरी कार्रवाई करे। जी हां दोस्तों, इजरायल और हमास की जंग के बीच ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने कहा कि जिहाद का नारा हमें बर्दाश्त नहीं और पुलिस ऐसे लोगों पर जरूरी कार्रवाई करेगी। इस हफ्ते हमने हमारी सड़कों पर नफरत देखी। जिहाद की अपील करना हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए भी खतरा है। ऐसे मामलों पर हमारी पुलिस जरूरी कार्रवाई करेगी। जिहाद की अपील यहूदी समुदाय के लिए खतरा है, वैसा ही खतरा जैसा ब्रिटेन के लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए भी खतरा है। हम हमारे देश में एंटी सेमिटिज्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोमवार को दोस्तों ऋषि सुनक ने ट्वीट कर कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि चरमपंथ से निपटा जाएगा, पुलिस कार्रवाई करेगी।
मिलेगी। नफरत भरे चरमपंथ की बात दोहराने वाले कानूनी कार्रवाई का सामना करेंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेंट्रल लंदन में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हुआ था, जबकि प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इजराइल को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं और उन्होंने तेल अवीव का दौरा भी किया था। दोस्तों शनिवार को सेंट्रल लंदन में फिलिस्तीन के समर्थन में बड़ा प्रदर्शन हुआ और उस दौरान इस रैली में 1 लाख से अधिक लोग जुटे। यहां लोगों ने जिहाद का नारा भी लगाया। ब्रिटेन की धरती पर फिलिस्तीन को समर्थन और जिहाद के ऐलान पर कई रिपोर्ट्स मीडिया में आई। इधर पुलिस अफसर मार्क रोली ने भी जिहाद का नारा लगाने वालों की गिरफ्तारी नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दुनिया बहुत खतरनाक मोड़ पर है। इजराइल हमास जंग पर वर्ल्ड बैंक चीफ ने दी चेतावनी, आर्थिक विकास को लग सकता है झटका। जी हां दोस्तों, विश्व बैंक के अध्यक्ष ने कहा है कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध दुनिया भर में आर्थिक विकास को गंभीर झटका दे सकता है। सऊदी अरब में एक निवेशक सम्मेलन में बोलते हुए अजय बग्गा ने कहा कि हाल ही में इजराइल और गाजा में क्या हुआ, दिन के अंत में आप यह सब एक साथ देखते हैं। मुझे लगता है कि इसका आर्थिक विकास पर काफी गहरा और गंभीर प्रभाव पड़ने वाला है। स्काई न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हम बहुत खतरनाक मोड़ पर हैं। विश्व नेताओं को डर है कि मौजूदा युद्ध मध्य पूर्व में व्यापक संघर्ष में बदल सकता है। युद्ध ने पहले ही इजराइल की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है, जिससे बैंक ऑफ इजराइल को विकास पूर्वानुमान में कटौती करनी पड़ी है। वहीं दोस्तों विश्व बैंक के अध्यक्ष ने कहा कि भू राजनीतिक तनाव विश्व अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, समलैंगिक को बच्चा गोद लेने का हक मिले। सीजीआई बोले मैं अपनी राय पर कायम, कुछ फैसले मन की आवाज होते हैं। जी हां दोस्तों, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि संवैधानिक मुद्दों पर दिए गए फैसले अक्सर आपके मन की आवाज होते हैं। हालांकि कभी कभी मन की आवाज संविधान में कही गई बात से अलग होती है, लेकिन मैं समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाले फैसले में अपनी अल्पमत राय पर अभी भी कायम हूं। समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात करते हुए सीजीआई ने कहा कि जब मैंने अपना फैसला सुनाया तो मैं अल्पमत में था। मेरा मानना था कि समलैंगिक जोड़े बच्चा गोद ले सकते हैं। वही मेरे 3 साथियों का मानना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि इस पर फैसला करना संसद का काम है। वे वॉशिंगटन डीसी में जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी की ओर से 23 अक्टूबर को आयोजित भारत और अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट प्रोग्राम में बोल रहे थे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2 जज जिनमें चीफ जस्टिस भी शामिल हैं, उनके अनुसार समलैंगिक जोड़ों को साथ रहने का और बच्चे गोद लेने का अधिकार है, जबकि 3 जजों के फैसले के अनुसार कानून के बगैर समलैंगिक जोड़ों को ऐसे अधिकार हासिल नहीं हो सकते। दोस्तों सभी जजों ने ट्रांसजेंडर्स को शादी करने का अधिकार दिया है। फैसले के अनुसार समलैंगिकों को अपने पार्टनर रखने की भी स्वतंत्रता है, लेकिन फैसले में शामिल इन अधिकारों को लागू करने के लिए कानून में बदलाव करना होगा। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या समलैंगिक जोड़ों को बच्चे गोद लेने का अधिकार मिलना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, मेड इन इंडिया आईफोन 15 से चिढ़ रहे चीनी, कर रहे बाइकआउट की मांग, सोशल मीडिया पर फैला रहे अफवाह। जी हां दोस्तों, भारत एप्पल में अपने आईफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा रहा है। भारत में बढ़ते प्रोडक्शन से चीनी खुश नहीं है। यही वजह है कि चीनी सोशल मीडिया पर भारत में बने आईफोन्स को लेकर तमाम तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है। चीनी लोग भारत में बने आईफोन 15 को बाइकआउट की मुहिम चला रहे हैं। भारत में बढ़ते एप्पल के प्रोडक्शन से नाखुश चीनी इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पर तमाम तरह की गलत जानकारियां फैला रहे हैं। इनमें भेदभावपूर्ण पोस्ट से लेकर भारत में आईफोन्स को गंदा यानी कि अनहाइजेनिक बताया जा रहा है। दरअसल दोस्तों पहली बार एप्पल ने मेड इन इंडिया आईफोन के साथ अपनी बिक्री शुरू कर दी है। यानी कि भारत में पहले पुराने आईफोन को असेंबल किया जाता था, लेकिन इस बार कंपनी ने भारत में लेटेस्ट आईफोन 15 की मैन्युफैक्चरिंग लॉन्च से पहले से ही शुरू कर दी है। यही वजह है कि मेड इन इंडिया आईफोन 15 मार्केट में पहले दिन से ही बेचे जा रहे हैं और इसी वजह से चीन को मिर्ची लग रही है, क्योंकि इससे पहले तक चीन एप्पल के द्वारा बनाए गए आईफोन का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पुतिन को कार्डिक अरेस्ट की खबर झूठी निकली। क्रेमलिन के पूर्व अधिकारी ने कहा था बेड के पास गिरे मिले रूसी राष्ट्रपति। जी हां दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कार्डिक अरेस्ट आने की खबर झूठी बताई जा रही है। क्रेमलिन के एक पूर्व अधिकारी ने अपने टेलीग्राम चैनल पर पुतिन को कार्डिक अरेस्ट आने का दावा किया था। द मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक ये झूठ है। पुतिन एकदम स्वस्थ है। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि क्रेमलिन के गार्ड्स को पुतिन अपने बेडरूम में जमीन पर पड़े मिले थे। इसके बाद उन्हें स्पेशल मेडिकल फैसिलिटी में ले जाया गया। डॉक्टरों को तुरंत पुतिन की तबीयत खराब होने की जानकारी दी गई थी। रूस की सरकार या किसी भी मीडिया एजेंसी ने इस बात की पुष्टि नहीं की थी। रूस के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल ने अपने टेलीग्राम चैनल जर्नल SVR पर यह जानकारी साझा की थी। उन्होंने बताया कि पुतिन के सुरक्षा अधिकारियों ने उनके कमरे से कुछ गिरने की आवाजें सुनी। जब वो अंदर पहुंचे तो उन्हें रूसी राष्ट्रपति जमीन पर पड़े मिले। जर्नल SVR के मुताबिक पुतिन के बेड के पास ही एक मेज भी गिरी हुई थी, जिस पर खाना और ड्रिंक्स थी। पुतिन की हालत अब ठीक बताई जा रही है। उन्हें होश भी आ चुका है। बता दें दोस्तों कि इस चैनल पर हम पहले भी पुतिन के स्वास्थ्य से जुड़ी झूठी खबरें आ चुकी है। ऐसे में दोस्तों अब साफ हो गया है कि पुतिन को कोई कार्डिक अरेस्ट नहीं आया था और पुतिन पूरी तरीके से स्वस्थ है और यह खबर पूरी तरीके से झूठी थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, गिरफ्तार हमास लड़ाके बोले हमले का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। एक बंधक पर 8.30 लाख रुपए और घर मिलने वाला था। जी हां दोस्तों, हमास इजराइल जंग में हमास के पकड़े गए लड़ाकों ने कुछ खुलासे किए हैं। इसमें हमास के एक लड़ाके ने कहा कि हमने इजराइल में घुसकर लोगों की जान ली। यह ISI जैसा काम था। इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। हमें इजराइलियों को बंधक बनाकर गाजा ले जाने का आदेश मिला था। हर एक बंधक के बदले हमें करीब 8,30,000 रुपए और एक अपार्टमेंट देने का वादा किया गया था। इजरायली अधिकारियों की गिरफ्त में आए 6 लड़ाकों ने यह बात कबूली है। इजराइल की सिक्योरिटी अथॉरिटी ISA ने इन लड़ाकों से पूछताछ की। ये सभी गाजा के रहने वाले हैं। यरूशलेम पोस्ट ने इस पूछताछ का वीडियो शेयर किया। इसमें हमास के लड़ाके बता रहे हैं कि वे 7 अक्टूबर को इजराइल में लोगों को मारने और किडनैप करने के इरादे से घुसे थे। उन्होंने यह भी बताया कि वे इजराइल में कब, कैसे और क्यों दाखिल हुए और वहां जाकर उन्होंने क्या किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
औंधे मुंह गिरा सरिया का दाम कानपुर से दिल्ली तक हो गया इतना सस्ता। जी हाँ दोस्तों, अपने घर का सपना हर कोई देखता है, लेकिन इस सपने को पूरा करना काफी महंगा सौदा हो गया है। दरअसल दोस्तों फिलहाल एक बड़ी खबर आई है आपके घर को बनाने को लेकर। दरअसल दोस्तों लोहे का सरिया जिसका की दाम काफी ऊपर हो गया था वह अब कम हो गया है। जुलाई की शुरुआत के मुकाबले 19 अक्टूबर तक सरिया की कीमत में आए बदलाव पर गौर करें तो कानपुर में इसका भाव 6,000 रुपए प्रति टन तक कम हुआ है, तो वहीं दिल्ली और गाजियाबाद जैसे शहरों में इसके भाव में 2,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। अगर दोस्तों आप गिरावट का इंतजार कर रहे हैं और इस आस में घर बनाने का प्लान आगे के लिए टाल रहे हैं तो हो सकता है कि ये देरी आपकी जेब पर खर्च को बढ़ाने वाली साबित हो सकती है। दरअसल दोस्तों देश भर में सरिया की कीमतों में रोजाना के हिसाब से बदलाव देखने को मिलता है। ऐसे में हो सकता है कि जिस रेट पर आज ये मिल रहा है कल एकदम से उसके रेट बढ़ जाएं। ऐसे में अगर आप सस्ते में लोहा खरीदना चाहते हैं तो ये एकदम सही मौका है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। देश का पहला एयर मार्शल कपल साधना मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विसेज की डीजी बनी। पति फ्लाइट सेफ्टी के डीजी पद से रिटायर हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, भारतीय वायुसेना की अफसर एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर सोमवार को मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विसेज की डायरेक्टर जनरल यानी कि डीजी बनाई गई। साधना इस पद को संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। इसके अलावा साधना वायुसेना की दूसरी महिला मेडिकल ऑफिसर भी है जो एयर मार्शल रैंक तक पहुंची। साधना को एयरफोर्स ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु हेडक्वार्टर से दिल्ली प्रोफेशनल ट्रांसफर किया गया है। वहीं उनके पति केपी नायर 2015 में इंस्पेक्शन एंड फ्लाइट सेफ्टी के डीजी पद से रिटायर हो चुके हैं। इस तरह साधना और केपी नायर एयर मार्शल रैंक तक पहुंचने वाले देश के पहले कपल बन गए हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, वायुसेना अधिकारी साधना नायर ने पुणे के आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद उन्होंने दिसंबर 1985 में इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर लिया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान आते ही नवाज शरीफ को मिली बड़ी राहत, क्या चुनाव में होगा इसका फायदा भी? जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में आम चुनाव से ठीक पहले पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज पार्टी के संस्थापक नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी हुई, तो इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। मगर दोस्तों इन सबके बीच मंगलवार को पाकिस्तान की अदालत ने नवाज को तोशखाना मामले में जमानत दे दी। अदालत के इस फैसले को चुनाव से ठीक पहले शरीफ के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं माना जा रहा है। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ 4 साल से स्व निर्वासन के बाद लंदन से लौटकर पहली बार मंगलवार को अपने खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले के सिलसिले में एक स्थानीय अदालत में पेश हुए थे। 3 बार के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के प्रमुख 73 वर्षीय शरीफ शनिवार को पाकिस्तान लौट आए। अब शरीफ के खिलाफ अदालती मामलों पर फिर से सुनवाई शुरू हो सकेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बॉक्स ऑफिस पर गणपत का हाल बेहाल, बजट निकालने के लिए कर रही जद्दोजहद, जान लीजिए 5वें दिन का कलेक्शन भी। जी हां दोस्तों, टाइगर श्रॉफ की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म गणपत बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होती नजर आ रही है। फिल्म की परफॉर्मेंस से शुरू के दिन से ही डाउन रही और बेहद कम कमाई यह फिल्म कर पा रही है। 200 करोड़ के बजट में बनी गणपत बॉक्स ऑफिस पर जद्दोजहद कर रही है। अपने 5 दिनों के कलेक्शन में फिल्म 10 करोड़ का आंकड़ा ही छू सकी, जो कि मेकर्स के लिए चिंता का विषय है। गणपत 20 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। टेक्निकल रिपोर्ट की माने तो फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए कमाए। इसके बाद दूसरे और तीसरे दिन फिल्म ने 2.5 करोड़ का कलेक्शन किया, वहीं चौथे दिन फिल्म ने 1.5 करोड़ का ही कलेक्शन किया। अब दोस्तों 5वें दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है और गणपत मंगलवार को सिर्फ 1 करोड़ 30 लाख रुपए कमाने में ही कामयाब हो पाई है। ऐसे में यह फिल्म महाफ्लॉप होती जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आखिरी वर्ल्ड कप को यादगार बना रहे हैं डिकॉक, 5वें मैच में तीसरा शतक ठोक डाला। जी हां दोस्तों, क्वांटन डिकॉक ने वर्ल्ड कप 2023 के 5वें मुकाबले में तीसरा शतक जड़ दिया है। आखिरी वनडे वर्ल्ड कप खेल रहे डिकॉक बेहद ही शानदार फॉर्म का मुजाहिरा पेश कर रहे हैं। मुंबई में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए मुकाबले में साउथ अफ्रीका के डिकॉक ने 101 गेंदों में शतक पूरा किया। डिकॉक वर्ल्ड कप के एक एडिशन में 3 शतक जड़ने वाले पहले साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी बन गए हैं। ये उनके वनडे करियर का 20वां शतक रहा। दोस्तों इस शतक के साथ डिकॉक वनडे में सबसे तेज 20 शतक लगाने वाले चौथे खिलाड़ी भी बन गए हैं। उन्होंने 150वीं वनडे पारी में 20वां शतक लगाया। इस लिस्ट में हाशिम अमला अव्वल नंबर पर मौजूद है। उन्होंने 108 वनडे में 20 शतकों का आंकड़ा छुआ था। वहीं लिस्ट में दूसरे नंबर पर विराट कोहली है, जिन्होंने 133 पारियों में 20 वनडे शतक पूरे किए थे। वहीं दोस्तों उसके बाद डेविड वार्नर और क्वांटन डिकॉक का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कैरी बैग के लिए 20 रुपए लेकर फंस गई यह कंपनी, अब लगा 150 गुना जुर्माना। जी हां दोस्तों, स्वीडन की दिग्गज कंपनी आइकिया को अपने बेंगलुरु स्थित शोरूम में एक ग्राहक से पंगा लेना भारी पड़ गया। मामला सिर्फ एक कैरी बैग से जुड़ा हुआ है। दरअसल दोस्तों आइकिया स्टोर से सामान खरीदने के बाद सामान खरीदने के लिए कैरी बैग मांगा तो कर्मचारी ने इसके लिए 20 रुपए चार्ज किए, तो ग्राहक को यह रास नहीं आया और उसने उपभोक्ता फोरम में इसकी शिकायत दर्ज करा दी। इसके बाद अब उसे 20 रुपए के कैरी बैग के बदले 3000 रुपए उस ग्राहक को देने का फरमान सुनाया गया। दरअसल दोस्तों मामला बेंगलुरु का है, जहां बीते साल 6 अक्टूबर 2022 को एक स्थानीय महिला संगीता वोहरा स्वीडिश कंपनी आइकिया के स्टोर पर शॉपिंग करने के लिए पहुंची थी। महिला ने वहां अपनी मनचाही चीजों को खरीदा और उसके लिए 2428 रुपए का बिल पेमेंट किया। जब उसने कैरी बैग की मांग की, सामान के बिल में बिलिंग कर्मचारियों ने सामान के साथ ही कंपनी की ब्रांडिंग वाला कैरी बैग देने के लिए 20 रुपए वसूल कर लिए। इसके बाद महिला ने कर्मचारियों से इस संबंध में बात की। संगीता वोहरा ने जब बिलिंग काउंटर पर मौजूद कर्मचारियों से कहा कि स्टोर पर ग्राहकों से कंपनी की ब्रांडिंग वाले बैग के लिए पैसा नहीं लिया जा सकता है, तो उनकी एक भी बात नहीं सुनी गई। कथित तौर पर कर्मचारियों ने महिला से कैरी बैग के लिए पैसे देने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। काफी देर तक आपस में बहस के बाद आखिरकार महिला ने पेमेंट कर दिया। संगीता ने कैरी बैग के लिए 20 रुपए का भुगतान किया और स्टोर से बाहर निकल गई। बाद में संगीता ने कंपनी के खिलाफ केस करने का फैसला
लिया। महिला की शिकायत के बाद उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने मामले की जांच शुरू कर दी। बीते 4 अक्टूबर को या करीब साल भर बाद उपभोक्ता फोरम ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया और IKEA के कर्मचारियों के इस बर्ताव को गलत करार दिया, साथ ही उन पर 3000 रुपए का भुगतान करने के लिए भी कहा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 2030 तक भारत बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। अभी हम 5वें नंबर पर। वित्त वर्ष 2023-24 में GDP ग्रोथ 6.2 से 6.3% की है उम्मीद। जी हां दोस्तों, भारत 2030 तक जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार 2030 तक भारत के 7,300 अरब अमेरिकी डॉलर की सकल घरेलू उत्पाद GDP की अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। S&P ग्लोबल इंडिया सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी कि PMI के अनुसार 2021 और 2022 में अर्थव्यवस्था की तेजी को भारत ने 2023 में भी जारी रखा है। 31 मार्च 2024 में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में भारत की GDP ग्रोथ 6.2 से 6.3% रहने की उम्मीद है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था इस वित्त वर्ष में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था होगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अगर शांति से रहना चाहते हो तो इजराइल ने गाजा को दिया बंधकों की जानकारी शेयर करने का ऑफर। जी हां दोस्तों, इजरायली सेना ने गाजा पट्टी के निवासियों से उन स्थानों के बारे में कार्यवाही योग्य जानकारी साझा करने का अनुरोध किया है जहां हमास ने इजरायली बंधकों को रखा है। एक्स पर एक पोस्ट में इजराइल रक्षा बलों ने सटीक जानकारी देने के लिए पैसे की पेशकश भी की जिससे बंधकों को बचाया जा सके। IDF ने बंधकों को कहां रखा है, इसकी जानकारी देने वाले लोगों की सुरक्षा और गोपनीयता का भी वादा किया गया है। करीब 220 बंधक अभी भी हमास की कैद में है। IDF ने कहा कि अगर आपकी इच्छा शांति से रहने और अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य की है तो तुरंत मानवीय कार्य करें और अपने क्षेत्रों में बंधकों के बारे में सत्यापित और मूल्यवान जानकारी साझा करें। इसमें कहा गया है कि इजरायली सेना आपको आश्वासन देती है कि वो आपको और आपके घर को सुरक्षा प्रदान करने में अधिकतम प्रयास करेगी और आपको वित्तीय इनाम दिया जाएगा। हम आपको पूरी गोपनीयता की गारंटी भी देते हैं। IDF ने एक्स पर पोस्ट में अपने कुछ फोन कॉल्स, व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम नंबर और फोन के लिए अरबी में संदेश जारी किया है कि इन नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।